नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो सभी को गुड मॉर्निंग और आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बात करने वाले हैं दोस्तों सीईटी आपके ग्रेजुएशन जो लेवल है उसके तो पेपर हो चुके हैं भाई, उसके तो दोनों पेपर हो चुके हैं 27 और 28 को। अब बारी है आपके 12th लेवल की। किसकी बारी है? 12th लेवल की। तो 12th लेवल के लिए ना, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 12th लेवल का जो एग्जाम है उतना कठिन होने वाला है नहीं। हाँ, एक चीज है, हमें सीख मिल गई है। जो ग्रेजुएशन लेवल सीटी का जो एग्जाम हुआ है उससे हमें सीख मिल गई है और उससे हमें पता चल गया कि आधार मिल गया एक प्रकार से कि किस प्रकार से आपके पेपर्स जो है ना वो बनते हैं और किस प्रकार से आपके पेपर्स आने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो सारे के सारे कैंडिडेट एकाग्रचित होकर अगर एक भी सेकंड इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, एक भी सेकंड इससे मतलब दूर मत होइएगा इससे। क्यों? क्योंकि यदि आप क्लास में आ गए हो तो कंटिन्यू पूरी की पूरी क्लास देखिएगा, भले ही आप 2 गुना स्पीड में देखें चाहे 1.5 गुना स्पीड में देखें चाहे 2 बार देखना पड़े, ठीक है ना। आप 2 गुना स्पीड में देख रहे हो तो 2 बार देख लीजिए, लेकिन देख के जरूर है। एक एक क्वेश्चन है ना वो आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित आपका क्वेश्चन रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है भाई, ठीक है ना। तो क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। आप देखेंगे और वास्तव में कमेंट करेंगे, लास्ट में कमेंट करेंगे कि सर जी वास्तव में मजा आ गया, क्लास में मजा आ गया भाई, ठीक है ना। और यहां से बाहर जाने वाला है नहीं भाई। तो जितने भी मेरे प्रिय साथी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। हम बात करने वाले हैं, देखो इसमें हम राजस्थान जीके भी पढ़ेंगे और इसमें हम कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ने वाले हैं और इसमें हम हिंदी भी पढ़ने वाले हैं और इसमें हम साइंस भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और आपके लिए मैथ और रीजनिंग की जो क्लास है ना, हाँ रीजनिंग भी इसमें आ जाएगी, लेकिन मैथ की जो क्लास है ना वो अलग से संचालित कर देंगे भाई, ठीक है ना। तो दिन बहुत ही कम बचे हैं आपके पास, मात्र और मात्र 20 दिन है आपके हाथ में। मैं कहता हूं अभी से तैयारी लग जाओ और ये 30-30, 35-35, 40-40 मिनट की जो भी क्लासें हो रही है उन क्लासों को मिस मत कीजिएगा भाई, सारी क्लासें लीजिएगा, एक भी क्लास मिस मत करना। गारंटी देता हूं आराम से ना 60 से 70% की तैयारी आपकी पक्की है। यहां से देख लेना भाई, 60 से 70%। अरे गुरुजी 40% लेके आने, अरे तो 60 से 70 का टारगेट रखो रे, 80 का टारगेट रखो, ठीक है ना। हाँ, तो ये टारगेट रखना है आपको और एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आप खुद देख लेंगे, खुद बता देंगे कि हाँ सर जी वास्तव में बड़ी गजब की क्लास रही थी आपकी। और रही बात अपने भाई चैनल की, तो चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, घंटी वाला आइकन दबा देना जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। और हर रेगुलर, अब शाम को ना, शाम का समय क्लास का है 8:30 बजे का, 8:30 बजे रेगुलर शाम को लाइव क्लास होती है, 8:30 से 9:30, 1 घंटे। तो उसमें भी आना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू कर देते हैं क्लास को भाई, ठीक है। चलिए, तो पहला ही आपका प्रश्न आ गया, एक एक प्रश्न देखो, नंबरिंग मत देखिए प्रश्नों की, नंबरिंग को छोड़िए और आप तो बस है ना, बस ध्यान पूर्वक क्लास में ध्यान रखिए भाई। चलिए, पहला ही आपका प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न है राजस्थान का दूसरा यानी नवीन मैनचेस्टर कहलाता है, यानी राजस्थान का दूसरा भी है और नवीन मैनचेस्टर भी है, ठीक है। तो कौन सा है बताओ? भिवानी है, भवानी मंडी, भिवाड़ी या फिर भीमबेटका? तो आपका राइट आंसर आपका भिवाड़ी हो जाएगा, यहां पर हम सी लॉक कर देंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल का नाम पूछा आपसे, तो यहां पर आपका दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है ना। सी में क्या लिखा गया है? महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, और यही आपकी सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है भाई, ठीक है। चलो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्यों? क्योंकि है ना आप है ना, हमें क्वेश्चन काफी करने हैं तो इसलिए जरूरी है कि मैं जल्दी जल्दी आपको करवा दूं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? स्पिन फेड की स्थापना कब की गई? जो स्पिन फेड है आपके, उसकी स्थापना आपसे पूछी गई कब की गई, तो ये आपकी की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1993 में, यानी कि आपका यहां पर क्या लॉक होने वाला है? अरे गुरुजी सी को लॉक कर दीजिए, 1 अप्रैल 1993 को आपका जो स्पिन फेड है उसकी स्थापना की गई थी भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहां पर है? ये जो पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क जो है वो कहां पर है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? सिलोरा, किशनगढ़ आपका राइट हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर कौन सा लॉक करोगे? अरे बी लॉक कर देंगे गुरुजी, बी लॉक कर देंगे, ठीक है। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि वास्तव में सर क्लास में मजा आ रहा है। अरे आएगा भाई रे, और यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन जाने नहीं देंगे क्योंकि हमें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर के बाद सीख मिल चुकी है। राजस्थान में निजी क्षेत्र में शुगर की प्रथम मिल की स्थापना कब की गई भाई? बताओ, ये प्रथम मिल की जो स्थापना है ना ये आपके कब की गई, ये आपसे पूछा गया। तो ये आपके 1965, 25, 49 या 1932? तो राइट आंसर आपका 1932, यानी कि आपका सी लॉक हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्न में से कौन सा हाथ से कागज बनाने का प्राचीन केंद्र है? तो मोलेला चित्तौड़गढ़ है, गोसुंडा चित्तौड़गढ़ है, चोमू जयपुर है, या फिर सलुम्बर उदयपुर है? तो यहाँ आपका कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका गोसुंडा यानी चित्तौड़गढ़ वाला राइट हो जाएगा। बी को यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, अरे लॉक कर देंगे रे, लॉक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रिको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क यानी फ्लावर पार्क कहाँ स्थित है? यानी रिको द्वारा जो पुष्प पार्क स्थापित है वो कहाँ स्थित है भाई, वो आपसे पूछा गया। तो पहले लिखा है खुसखेड़ा, अरे गुरुजी कहाँ है, अलवर में, खारा बीकानेर में, नीमराणा अलवर में, या कनकपुरा जयपुर में? बताइए कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। तो आप लोग कर देंगे यहाँ पर खुसखेड़ा अलवर। वाह गुरुजी, खुसखेड़ा कहाँ है, अलवर में। तो यहाँ पर आपकी क्या है, रिको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क यानी फ्लावर पार्क जो है वो आपके क्या है दोस्तों, गुरुजी वो स्थित है यहाँ पर, बिल्कुल भाई स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अब देखो साथ में विज्ञान भी चल रही है। अभी तो देखो बहुत सारे पढ़ने हमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जीके सारा का सारा आने वाला है, और साइंस आने वाली है, सारे सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। चलिए, क्षार धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्षार धातु जो होते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया। तो देखो, सभी क्षार धातुएं चांदी जैसी सफेद मुलायम या हल्की धातु होती है, या क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी काफी कम होती है, समूह के नीचे की ओर जाने पर घटती है। भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या घटती है? समूह एक की धातुओं को क्षार धातु के रूप में जाना जाता है, या फिर सभी क्षार धातु में दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ तो ये बात आपके यहाँ पर क्या है, सही नहीं है, क्योंकि सभी क्षार धातु में क्या नहीं होता, आपके यहाँ लिखा है ना इसने कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन दो ही होते हैं। जरूरी थोड़ी है सभी में दो ही होते हैं, है ना, तीन भी है, चार भी, पांच भी, अलग अलग होते हैं भाई, दो दो फिक्स थोड़ी होते हैं कोई। तो ये आपका गलत कथन हो गया, बाकी सारे के सारे आपके राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु का चयन कीजिए। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी सोडियम। कौन सी हो जाएगी? सोडियम हो जाएगी दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन उप धातु का उदाहरण है? तो इंडियम है, गैलियम है, बोरोन है, फिर एल्यूमिनियम है। तो उप धातु इसमें कौन सी है? तो इसमें आपके बोरोन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बोरोन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सी लोक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में। हाँ गुरुजी चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किस तत्व का नाम प्रतीक लैटिन शब्द ओरम से आया है? भाई आर्गन का, सोने का, एल्यूमिनियम का, या फिर चांदी का? बताइए किस तत्व का नाम प्रतीक लैटिन शब्द ओरम से आया है? ओरम बोले तो सोने को बोलते हैं, सबको पता है आपको। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी लोक हो जाएगा। सोने को क्या कहते हैं? ओरम भी कहते हैं भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, लोहे के किस गुण के कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू बनाया जा सकता है? यानी लोहे का ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से गर्म लोहे को टुकड़े को पीटते हैं तो उससे हम चाकू भी बना सकते हैं? तो कौन सा उसमें गुण होता है? आघात वर्ध्यता, या फिर चमक, या तन्यता, या ध्वनिकता? तो ध्वनिकता और चमक और तन्यता ये तो होती है धातुओं में, लेकिन आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। और आघात वर्ध्यता वो गुण होता है जिसमें धातुओं को पीटकर हम पतली चादर बना सकते हैं भाई। हाँ गुरुजी अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न आपका फिर मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, पोटेशियम, ड्यूटोरियम, या ट्रिटियम और ट्रिटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक हैं? समस्थानिक पूछा है। तो ये सारे के सारे 1H1, 1H2 और 1H3 ये किसके होते हैं? आपके हाइड्रोजन के होते हैं गुरुजी। अरे बी लॉक कर दीजिए सर जी, बी लॉक कर दीजिए। अरे वेरी गुड भाई। किस खनिज को मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है? मूर्खों का सोना किसको कहते हैं? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रे, है ना। 66 नंबर, किस खनिज को मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है? क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट, पायराइट, या फिर फ्लोराइट? कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो पायराइट आपका राइट हो जाएगा। हम यहाँ पर सी लॉक कर देंगे भाई। कौन सा लॉक कर देंगे? अरे सी लॉक कर दीजिए सर जी। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है कि पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? भाई पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? ऐसा कौन सा वो तत्व होता है भाई? ठीक है, आर्सेनिक होता है, लोहा होता है, क्लोरीन होता है, या फिर फ्लोरीन होता है? तो इसमें आर्सेनिक की मात्रा होती है, ठीक है ना, इसी वजह से ये इसी का कारण बनता है। तो राइट आंसर आपका ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्रियाशीलता का सही क्रम बताओ। क्रियाशीलता का सही क्रम बताना है। यहां लिखा है पहले पोटेशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड।
सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की, उससे कम पोटेशियम, उससे कम गोल्ड, उससे कम सिल्वर, या फिर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। आपको क्रियाशीलता के आधार पर बताना है, तो पहला ही राइट हो जाएगा आपका। सबसे ज्यादा पोटेशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम सिल्वर और सबसे कम आपके गोल्ड की होती है भाई। क्रियाशीलता की बात चल रही है यहाँ पे, क्रिया के आधार पर। ठीक है, कौन क्रियाशील है सबसे ज्यादा। 69 नंबर की बात करें तो स्टेनलेस स्टील में किसका प्रयोग नहीं होता है, तो स्टेनलेस स्टील में आपके जिंक का प्रयोग नहीं होता है। जिंक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुरुजी करवाऊं क्या, अरे करवाऊं क्या, ये रहने दो एक बार, क्योंकि हम इनको भी करने वाले हैं, है ना, इनको भी हम करने वाले हैं भाई। ठीक है, ये आपके वो क्वेश्चन हो गए, कौन से क्वेश्चन हो गए गुरुजी, ये तो आपके हो गए। हाँ चलो, आपको मैं ऐसा करता हूँ गुरुजी, हमें करवा दो आप हिंदी वाले प्रश्न करवा दो, है ना, हिंदी वाले कर ले। देखो चलो, हिंदी वाले करवा देते, जल्दी जल्दी करवाता हूं मैं। हस्तलिखित शब्द उदाहरण है, हस्तलिखित शब्द उदाहरण है भाई, बताओ। कर्मधारय समास का है, तत्पुरुष समास का है, द्विगु समास का है, बहुव्रीहि समास का है। देखो हस्तलिखित, हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, यानी कि गुरुजी तत्पुरुष ध्यान में आता है जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना। आदि वराह, आदि का वराह है ना, इस प्रकार से हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी तत्पुरुष समास ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हाँ गुरुजी, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समास नाम सही है, कौन सा समास नाम सही है, समास नाम पूछा है। सज्जन, अव्ययभाव समास, अष्टाध्यायी, द्वंद्व समास, यथामति, कर्मधारय समास, शरणागत, तत्पुरुष समास। अब शरणागत मतलब शरण के आगत, है ना, तो यहाँ पे भी आपका नाम सही कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा रे दोस्तों, ये तभी तो तत्पुरुष समास है, शरण के आगत, यानी आपका डी यहाँ पर लोक हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चवत्री में कौन सा समास पाया जाता है, नाम लिखा है चवत्री, बड़ा ही अलग और विशेष प्रकार का नाम ये। चवत्री में कौन सा समास पाया जाता है, अरे गुरुजी चवत्री, चवत्री जब दो दो नाम, दो दो द्वि यानी कितना होता है, दो होता है, और चवत्री में कौन सा, जब भी इस प्रकार के आते हैं तो हम गुरुजी द्विगु कर देते हैं, बी आपका लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न लिखित समास विग्रह के अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। पद्म आसन है जिसका, बताओ, पद्म आसन है जिसका, समास विग्रह के आधार पर आपको बताना है। बताओ पद्म आसन किसका है, पार्वती जी का है, सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का, या फिर शंकर जी का। तो 97 नंबर आया आपके, तो पद्म है आसन जिनका, तो वो आपके सरस्वती जी हो जाएंगे, बी आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा। हाँ गुरुजी, बी लोक कर दीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आपका कि किस युग में अशुद्धि है, कौन सा ऐसा युग में जिसमें अशुद्धि है, तो आपके प्रतिवर्ष जो कर्मधारी समास लिखा है ना, इसी में है अशुद्धि। बाकी भाई दाल रोटी द्वंद्व समास हो जाएगा, दाल और रोटी दो चीजें आ गई, फिर से मैंने कहा था ना दो चीजें आती है, द्वंद्व समास, सत सही, द्विगु समास बिल्कुल बिल्कुल, अजन्म अव्यय भाव समास बिल्कुल बिल्कुल, अजन्म में अव्यय भाव ना अव्यय है तो ना, तो अव्यय भाव समास, लेकिन प्रतिवर्ष कर्मधारय समास नहीं होगा रे, यहाँ पर आपका डी लोक हो जाएगा क्योंकि ये अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सामासिक युग्म नहीं है भाई, इनमें से कौन सा आपके सामासिक युग्म नहीं है, आपसे ये पूछा गया है 99 नंबर। तो आपके बेमिसाल द्वंद्व लिखा है, बेमिसाल, है ना, और दुरात्ता द्विगु लिखा है, दुरात्ता द्विगु लिखा है, कर्महीन तत्पुरुष समास लिखा है, चतुरानन अव्ययभाव समास लिखा है। और यहाँ पर सामसिक युग्म की बात करें तो वो सही कौन सा हो जाएगा, आपके कर्महीन, कर्म से हीन, तत्पुरुष समास, यानी आपका राइट आंसर सी लोक हो जाएगा यहाँ पर। हाँ गुरुजी, सी लोक कर दीजिए। ठीक है ना। हाँ अब समास के इतने भी नहीं है, देखो एक मिनट, हमें यहाँ 2% देखो हिंदी की, ये देख लो भाई, है ना, ये भी पता होना चाहिए पक्का, इनमें से एक क्वेश्चन छपेगा भाई, इंग्लिश वाले नाम से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 100%, बस आप तो देखते रहो। डेलिमिनेशन की सही हिंदी परिभाषिक शब्दावली बताओ, डेलिमिनेशन एक शब्द है ना, तो बताओ, प्रतिनिधिमंडल, नेतृत्व, परिसीमन, निरस्त करना, तो इनमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये आपका हो जाएगा परिसीमन। ठीक है, सी को लोग कर देंगे। और फिर सर्कुलर की सही हिंदी परिभाषिक शब्दावली कौन सी है, सर्कुलर की पूछा है आपसे, तो 103 नंबर में आपका परिपत्र यानी बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलो और बताओ, अब इसमें गलत युग्म छांटना आपको, गलत युग्म कौन सा है यहाँ पर, देखो एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन लिखा है, डिस्प्रिसिएशन मूल्य वृद्धि, डिस्काउंट छूट लिखा है, और केडरी, केडरी आपके संवर्ग लिखा है, लेकिन सही कौन सा है सर जी ये बताइए ना। तो 104 का आपका मूल्य वृद्धि, यानी आपका कौन सा लोक हो जाएगा,
बी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लॉक हो जाएगा? बी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, हाँ गुरु जी। चलो 105 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़वा देता हूं आपको, और वापस आपका जीके आ चुका है, और जीके देखो मजा देगा आपको। मालदेव द्वारा राजा बनने के बाद सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता गया था? मालदेव द्वारा राजा बनने के बाद सबसे पहले किस क्षेत्र को जीता गया था? आपसे 105 नंबर पूछा गया दोस्तों। अरे गलत नहीं करना है, अरे गलत नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिखा देता हूं क्या कहते हैं। ऑप्शन कहते हैं कि बताओ, मेड़ता को जीता गया, नागौर को, बीकानेर को, भाद्राजून को। तो यहाँ कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? भाद्राजून आपका राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दीजिए। हाँ गुरु जी। चलो अगला प्रश्न देखो। खिजड़ली गांव की घटना किसके समय घटित हुई थी? खिजड़ली गांव की पूछी आपसे, तो यहाँ पे आपका अभय सिंह राइट हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी, किसको दी थी सवाई राजा को? अरे गुरुजी सूर सिंह को दी थी। डी लॉक कर दीजिए ना, इसे देखते ही पता चल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गिंगोली का युद्ध लड़ने वाले मारवाड़ के राजा कौन थे? गिंगोली का युद्ध लड़ने वाले, ठीक है, तो वो मान सिंह थे। ए राइट हो जाएगा। काका जी की बावड़ी बताओ, काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा गया, तो ये काका जी की बावड़ी बता सकते हो ना आप, है ना? हाँ गुरुजी बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें मान सिंह पीछे वाले में हो गया। ठीक है, और 109 में काका जी की बावड़ी पूछा है, ये आपकी बूंदी में है भाई, है ना? बावड़ियां बावड़ियां, बै से बावड़ी, बै से बूंदी हो जाएगा यहाँ पे, तो आराम से याद रहेगा आपको। सेठ रामगोपाल पोद्दार की छतरी बताओ, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा। सेठ रामगोपाल पोद्दार की छतरी पूछा, मंडावा, रामगढ़, चिड़ावा, नवलगढ़, कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें आप रामगढ़ कर दीजिए। बी यहाँ पर लॉक कर दीजिए गुरुजी, बी राइट हो जाएगा। दुर्ग की भांति निर्मित जुन्ना पैलेस कहाँ स्थित है? आपसे ये पूछा गया, जुन्ना पैलेस आपसे पूछा, तो ये आपका डूंगरपुर में है। डी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, डूंगरपुर में है ये आपका। अगला प्रश्न, जहांगीर महल बताओ, जहांगीर महल कहाँ स्थित है आपका? 112 नंबर क्वेश्चन आ गया है, जहांगीर महल। ठीक है, डीग में, ब्यावर में, पुष्कर में, अजमेर में, तो ये आपका पुष्कर में सी लॉक हो जाएगा। मेहमानों के स्वागत के लिए निर्मित मुबारक महल बताओ, मुबारक महल भी आपसे पूछ ही लिया, ठीक है ना? तो टोंक, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, तो ये आपका जयपुर में है भाई, है ना? कौन सा मुबारक महल कहां पर है? अरे जयपुर में है गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर आपका राइट हो जाएगा। और ये आराम से जानते हो, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम आपसे पूछा गया, तो प्रताप मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर या हवा मंदिर, तो तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। बी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा लॉक हो जाएगा? अरे गुरुजी बी लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपका, देलवाड़ा का लूण लूण हाँ लूणोसाई मंदिर का निर्माण आबू के किस राजा के समय हुआ था? यह आपसे पूछा गया, 115 नंबर क्वेश्चन आपका, तो ये सोमपाल के समय हुआ था दोस्तों। ए लॉक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? कुंवारा किला कहलाता है, कुंवारा किला क्या कहलाता है भाई? ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 116 नंबर आपका। निमराना को कहते हैं, बाला किला को कहते हैं, कुंभलगढ़ को कहते हैं, सिवाना को कहते हैं, तो यहाँ आपका बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लॉक हो जाएगा? बी लॉक हो जाएगा भाई। आनंद विलास ग्रंथ के लेखक आपसे पूछा गया 117 नंबर में, तो ये हो जाएंगे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को क्या कहते हैं? आनंद विलास लेखक के ग्रंथ माने जाते हैं ये, ठीक है। हाँ गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ, पारेवा पत्थर से निर्मित बादल महल स्थित है, डूंगरपुर में एक, जयपुर में एक, उदयपुर में, फिर कोटा में। अरे गुरुजी ये कहां पर है? पारेवा पत्थर से निर्मित बादल महल, अरे पारेवा एक पत्थर होता है रे, उससे निर्मित बादल महल आपसे पूछा गया, ठीक है ना? ये आपका डूंगरपुर में दोस्तों। ए आपका राइट हो जाएगा मित्रों, ए राइट हो जाएगा। 119 में शिल्पकार हाथी एवं लालू द्वारा निर्मित हवेली बताइए, तो वो हवेली कौन सी है? तो हवेली आपके दोस्तों पट्टुओं की हवेली रे, पट्टुओं की हवेली। ए आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट आया है, कहता है कि रामपुरिया मेड़ता, क्या क्या लिखा गया है यहाँ पर? हाँ पढ़ रहे हैं सर। रामपुरिया मेड़ता मुंदड़ा एवं कोलरी हवेली स्थित है, बीकानेर में एक, जैसलमेर में एक, चूरू में या जोधपुर में। यहाँ 120 का कौन सा राइट करेंगे बताओ? 120 का बीकानेर राइट कर दीजिए। ए यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुड़ला त्योहार मेले नृत्य की शुरुआत किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया? राव गंगा, राव सातलदेव, राव सुज्जा, राव मालदेव, बताओ कौन सा करें सही? तो यहाँ पे गुरुजी आप कर दीजिए, राव सातलदेव का नाम आएगा। गलत मत कर देना रे, इस क्वेश्चन को गलत मत करना। गुड़ला त्योहार मेले नृत्य की शुरुआत किसकी स्मृति के प्रारंभ में? तो राव सातलदेव की स्मृति के प्रारंभ में माना जाता है। राठौड़ों की प्रथम राजधानी मंडोर में स्थापित थी, कहां स्थापित थी बताओ? राव सुज्जा,
राव सिंहा, राव जोधा या फिर राव चूड़ा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राव चूड़ा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और हम डी को यहाँ पर क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, नवलखा दुर्ग कहाँ स्थित है। नवलखा दुर्ग आपसे पूछा कि कहाँ स्थित है भाई, तो नवलखा दुर्ग वाला भी गुरुजी गलत नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, तो नवलखा आपका झालावाड़ में स्थित है और ये आपका बी लॉक हो जाएगा। मानसून पैलेस किस दुर्ग में स्थित है, मानसून पैलेस आपसे पूछा गया, तो बताओ तारागढ़, लोहागढ़, सज्जनगढ़ या चित्तौड़गढ़, तो ये आपका सज्जनगढ़ में है। मानसून पैलेस कहाँ है, सज्जनगढ़, सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन से प्रदेश में जैव विविधता का विशाल भंडार पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है आपका ये, यहाँ पे आपका तराई प्रदेश राइट हो जाएगा। कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, बताओ पश्चिमी घाट का कौन सा भाग नहीं है, तो ये आपके नल्ला मल्लाई हो जाएगा, सी लॉक कर देंगे। कौन सा, सी लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। कछारी प्रदेश कौन सा कहलाता है भाई, तो जो खादर प्रदेश है ना, अब देखो बांगर को नहीं कहते, खादर जो प्रदेश है ना, खादर है ना, वो वहां पे सबसे ज्यादा कछारी मिट्टी पाई जाती है, तो कछारी प्रदेश भी उसी को कहते हैं और बाढ़ का मैदान भी आपके खादर को ही कहते हैं। ए वाला राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, खादर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक ब्रसोंत ब्रसोंत पर्वत का उदाहरण है, बताओ। तो 128 का लॉक हो जाएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा है भाई। निम्नलिखित में किसको भारत का रूर की संज्ञा दी गई, भारत का रूर किसे कहा जाता है ना, तो ये आपके छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार आपका राइट हो जाएगा। 129 में हम सी लॉक कर देंगे भाई, ठीक है, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है महादेव पहाड़ियां अभिन्न अंग है। महादेव पहाड़ियां अभिन्न अंग है किसका है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्य, या फिर आपका राइट, यहाँ पर राइट आपका ए लोक हो जाएगा, सतपुड़ा राइट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, बताइए। डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, अन्नामुडी या पलकोंदा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आपको पूछा जाए तो आप है ना अन्नाईमुडी बताएंगे। अन्नाईमुडी लिखा आता है कई जगह, अन्नामुडी लिखा आता है, सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, अन्नाईमुडी भी लिखा आता है, ठीक है। हाँ 132 कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर शेडल पीक स्थित है। अब शेडल पीक नाम आते ही दिमाग में रहना चाहिए, भूल मत जाना, उत्तरी अंडमान में, कहां पर, उत्तरी अंडमान में, डी लॉक कर देंगे। उत्कात भूमि स्थलाकृति की विशेषता बताओ, तो ये चंबल घाटी की है भाई, सीधी सी बात है, ये आपकी विशेष यहाँ पे विशेषता है कि चंबल घाटी की है ये, ठीक है ना। उत्कात भूमि स्थलाकृति विशेषता किसकी है, चंबल घाटी की है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न क्या कहता है, बाबर पेटी पाई जाती है वो, हाँ ये बाबर पेटी कहाँ पाई जाती है, बाबर पेटी आपसे पूछा गया, तो गलत ये भी नहीं करोगे आप, ठीक है ना। बाबर पेटी आपकी कहाँ पाई जाती है, तो देखो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक मिनट रुको, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, अभी ठीक है। बाबर पेटी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है भाई, तो ये हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में आपके क्या पाई जाती है, बाबर पेटी पाई जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया आपका, कह रहा है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज किस खेल से संबंधित है, तथा कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया है इनको, ठीक है ना। तो इनको बैडमिंटन मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया, यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है यादें यादें और यादें के लिए व्यास पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। ये बताओ किससे सम्मानित किया गया था, पुष्पा भारती, ज्ञान चतुर्वेदी, ममता कालिया या सुनीता जैन। तो यहाँ आपका राइट आंसर पुष्पा भारती हो जाएगा दोस्तों, पुष्पा भारती को यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किसे देश का शीर्ष स्थान माना जाता है, तो ये आपका डेनमार्क को माना जाता है भाई, किसको माना जाता है, डेनमार्क को। अब देख लो सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। हाँ इसको छोड़ो, एक बार यहाँ आ जाओ, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। सबसे पहले लखपति दीदी जो आयोजन है ना, ये कहाँ पे किया जाए, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन पूछ रहा है ये, कुछ और नहीं, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, जैसलमेर। अगला है राजस्थान की किस हाउस को
यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था, यूनेस्को ने किया था। तो सबसे पहले इन्होंने बीकानेर हाउस को किया था। ये आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे भी, गलत नहीं करना आपको। विज्ञान देखो, कंप्यूटर आ गया, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा बताओ, क्या असर पड़ेगा बताओ जल्दी से। तो ये क्या करेगा, ये तेज गति से काम करने लग जाएगा, ये तेज गति से क्या करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा, है ना। क्या पूछा आपसे, अधिक रैम स्थापित करते ये तेज गति से क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि इसके पास जगह काफी हो जाएगी ना फिर। हाँ गुरुजी हो जाएगी बिल्कुल। तो तभी तो निम्नलिखित में से रोम यानी आरओएम रोम केवल पठनीय स्मृति जो मेमोरी होती है पठनीय का कौन सा एक प्रकार नहीं है बताओ। ईईपी रोम या फिर डी रोम या फिर ईपीआर रोम या ईपी रोम या फिर पी रोम, बताओ कौन सा राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आपका डी रोम हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा एक प्रकार नहीं, तो डी रोम नहीं है आपके, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है बताओ। तो ये मेन मेमोरी में रखा जाता है दोस्तों, कहाँ रखा जाता है, मेन मेमोरी में इनको रखा जाता है ना। तो आया ना मजा बताओ क्लास में। हाँ गुरुजी बिल्कुल मजा आ गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, ठीक है। यूं ही आपकी क्लासें लगती रहेगी और आप हमें देखो टारगेट क्या रखना है, 60 से 80 का टारगेट रखना है, तभी तो अच्छे अंक बनाओगे ना आप। अरे गुरुजी बिल्कुल बनाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं फिलहाल, तो आप है ना अच्छे से तैयारी करो। और जितनी भी क्लासें आपको मिलती है मैं कहता हूँ 40-35 मिनट ये मिस मत किया करो, बस इतनी सी बात है, चाहे 1.5 गुना स्पीड में ले लिया करो, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।